नाटो मीटिंग में इस बार एशिया के लिए कुछ खास पक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मात्र 107 रुपए में ड्रोन को मार गिराएगा। ऐसे कौन से हथियार की तैनाती कर रहा है साउथ कोरिया? भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति और अगले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन पर उम्र का असर साफ दिखने लगा है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से खुद को अलग करने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने फिर वही गलतियों को दोहराया जिसे लेकर उनके विरोधी बार बार सवाल उठा रहे हैं। दरअसल नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी के दौरान उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन के रूप में पेश कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिला दिया। 81 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये हालिया गलती कुछ घंटों के अंतराल पर हुई है, जब वो नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। ऐसे में उनसे फिर से चुनाव अभियान से हटने की मांग की जा रही है। नवंबर में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन को शासन करने की अपनी मानसिक क्षमताओं पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वॉल्टर ई वॉशिंगटन कन्वेंशन सेंटर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को सौंपना चाहता हूं, जिसमें दृढ़ संकल्प के साथ साथ उतना ही साहस भी है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति पुतिन। बाइडेन ने मंच पर जेलेंस्की को अभिवादन करते हुए तुरंत खुद को सही किया जो उनके पीछे खड़े थे। बाइडेन ने आगे कहा, राष्ट्रपति पुतिन को हराने जा रहा हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की, मैं पुतिन को हराने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। शाम को एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बाइडेन ने अपने उपराष्ट्रपति हैरिस को अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी ट्रंप के साथ मिला दिया। यह पूछे जाने पर कि उन्हें उनकी सेकेंड इन कमांड को लेकर चिंताएं होती हैं अगर वो अपनी जगह चुनाव मैदान में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। उन्होंने भ्रमित करते हुए कहा कि देखिए, मैं उपराष्ट्रपति ट्रंप को उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं चुनता। क्या मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। वो कुछ कह रही है, और आपको बता दूं तो यहाँ पे बाइडेन का कुछ अंदाज बदला नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना है, इस चुनाव में एक बार फिर से इन्होंने वही गलती की है और एक बार फिर से उसी तरीके के सवाल होने शुरू हो जाएंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में नाटो की एंट्री हो रही है। नाटो अब एशिया में अपने विस्तार को तेज कर रहा है। इसका एकमात्र लक्ष्य इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकना है, और इसके लिए नाटो ने एशिया से 4 देशों को चुना है जो क्षेत्र में उनके हितों की रक्षा करेंगे। हालांकि इन 4 देशों में भारत का नाम नहीं है। नाटो ने भले ही इन चारों देशों को पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन इनके साथ संबंध काफी मजबूत है। इन चारों देशों को नाटो 4 का उपनाम भी दिया गया है। हालांकि नाटो के 75 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन चारों देशों के साथ एक तस्वीर भी खिंचाई, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। एशिया में नाटो के उन 4 मददगार देशों के नाम है जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। ये चारों देश दशकों से नाटो के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हैं। उनका अमेरिका के साथ भी नजदीकी संबंध है। अपनी सुरक्षा के लिए ये वॉशिंगटन पर काफी ज्यादा निर्भर है। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड भले ही एशिया का हिस्सा न हो, लेकिन इनकी गिनती इंडो पैसिफिक के देशों में की जाती है। ये चारों देश हर साल अमेरिका के साथ कई सैन्य अभ्यास भी करते हैं। इसके अलावा दूसरे नाटो देशों के साथ भी इनके नजदीक के ही संबंध हैं। बड़ी बात यह है कि इन चारों देशों के चीन के साथ किसी न किसी मुद्दे पर तनाव है। IP4 को संस्थागत बनाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका के उप विदेश सचिव कर्ट कैम्पबेल ने कहा है कि नाटो के 4 इंडो पैसिफिक भागीदारों दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समूह को उनका देश संस्थागत बनाना चाहता है। उनका ये बयान उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य गठबंधन और चीन की बढ़ती आक्रामकताओं पर चिंताओं के बीच आया है। उन्होंने जोर दिया है कि वॉशिंगटन दक्षिण कोरिया के लिए अपने निवारक गारंटी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जबकि सहयोगियों की सुरक्षा पहलों के अनुकूल और दृढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप इंडो पैसिफिक 4 के बारे में अधिक सुनेंगे। वह समूह
जो वाशिंगटन में हमारे साथ है और इसका असर भी दिखना शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियाई ड्रोन को आसमान से उड़ा देने के लिए दुनिया का पहला लेजर हथियार तैनात करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के उकसावे का जवाब देने के लिए भी किया जाएगा। उत्तर कोरिया के पास भारी मात्रा में परमाणु और रासायनिक हथियारों के भंडार है, जिससे वो अपने चीर प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया को धमकाते रहता है। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने लेजर हथियार को गेम चेंजर बताया है और डापा ने कहा है कि लेजर हथियार फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके बनाई गई प्रकाश की किरणों से ड्रोन को मार गिराएगा। उत्तर कोरिया के लेजर हथियार से फायर की गई प्रत्येक गोली लगभग 10 से 20 सेकंड तक चलेगी और ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देगी। ये 700 सी से अधिक तापमान बनाएगा, जो ड्रोन के इलेक्ट्रिक घटकों जैसे सर्किट बोर्ड और बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है या कम से कम निष्क्रिय कर सकता है। दक्षिण कोरियाई सेना द्वारा हनवा एरोस्पेस के साथ मिलकर विकसित किया गया लेजर सिस्टम 1.10 यूरो यानी कि 107 रुपए प्रति शॉट की दर से ड्रोन को मार गिरा सकता है, जो इसे दुनिया में सबसे सस्ते ड्रोन जैपिंग सिस्टम में से एक बनाता है। DAPA ने एक बयान में कहा है कि हमारा देश लेजर हथियारों को तैनात करने और संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और उत्तर कोरिया के ड्रोन उकसावे पर हमारी सेना की प्रतिक्रिया क्षमताओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य गाइडेड हथियारों की तुलना में प्रति फायर लागत बेहद सस्ती है। कम लागत वाली स्ट्राइक संपत्तियों और हथियारों जैसे कि छोटे ड्रोन पर प्रतिक्रियाएं बहुत प्रभावी और कुशलता पूर्वक हो सकेंगी। इस साल के अंत तक उन्नत ड्रोन डाउनिंग सिस्टम को तैनात किया जाना है। अगर ये सफल होता है तो दक्षिण कोरिया सैन्य युद्ध में ब्रिटेन सहित कई देशों द्वारा विकसित किए जा रहे ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला पहला देश बन जाएगा। यह उत्तर कोरियाई ड्रोन के दक्षिण कोरिया में घुसने के कुछ महीनों के बाद हुआ है। दिसंबर में 5 उत्तर कोरियाई ड्रोन दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में घुस आए, जिससे सियोल को ड्रोन मार गिराने के लिए लड़ाकू जेट और हमलावर हेलीकॉप्टर को तैनात करना पड़ा था। अब यहाँ पर ये जो सारा खेल हो रहा है तो आपको लग रहा है कि इसमें भारत क्यों नहीं है? भारत तो होना चाहिए। IP4 बन रहा है पर भारत इसमें नहीं है। तो इसमें भारत के नहीं होने का क्या मतलब है? आपको बता दूं, पहले भी नाटो को लेकर जब भारत से सवाल किया गया था कि क्या भारत ज्वाइन करेगा नाटो को, तो भारत ने यही कहा था कि नहीं जी, हमें किसी भी संगठन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो निष्पक्ष थे, हम निष्पक्ष ही यहाँ पर रहेंगे। भारत के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी दुविधाएं हैं। भारत अगर नाटो का मेंबर बन जाता है तो सबसे पहला जो समस्या है वो खड़ी होगी भारत और रूस के बीच में। दूसरी बड़ी चीज ये है कि नाटो ज्वाइन करने के चक्कर में कई बड़ी बड़ी चीजें खुद ब खुद हो रही हैं जो देखने को मिल रहा है। जैसे कि नाटो को ज्वाइन करने के चक्कर में यूक्रेन पिस रहा है। दूसरी बात, अगर कल को भारत को भी अपनी सेना भेजनी पड़ी तो क्या भारत सेना भेजेगा? बहुत तरह के प्रश्न निकल कर आ रहे हैं सामने, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत यहाँ नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।